नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए और विशेष रुद्राभिषेक जनकर विशेष यहां पर पूजा अर्चना की। ऐसे में विश्व कल्याण, मानवता की समृद्धि और उत्तराखंड के सतत विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं पारंपरिक मंत्रों उच्चारण और पूजा विधि के साथ राज्यपाल का स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहित समाज से भेंट भी की है। उन्होंने कहा कि केदार घाटी में हर एक कण शिवमय है। साथ ही राज्यपाल ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। और इस मौके पर सीएम ने कहा कि देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के वीर जवानों का मैं सम्मान करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। सेवा, सुरक्षा और सहयोग की भावना के साथ उत्तराखंड पुलिस ने हर चुनौती का सामना करने में अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है। आपदा के समय में भी हमारे पुलिसकर्मियों ने जनसेवा में पूरी तरह से भागीदारी दी और मिसाल पेश की है। साथियों, हमारी पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। हमारे जवानों ने जवानों के बैरक, मेस, कार्यस्थलों के अपग्रेडेशन के लिए भी अब पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए भी अब तक 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसके अलावा हमारी सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत समस्त पुलिसकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। हमने हमेशा पुलिसकर्मियों के सम्मान, कार्यकुशलता और मनोबल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी भावना के साथ पुलिसकर्मियों को पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध गया है ताकि किसी भी पुलिसकर्मी को लंबे समय तक प्रतीक्षा न करना पड़े। इस वर्ष 356 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों पदोन्नत किए गए हैं। साथ ही विभिन्न श्रेणी में 100 रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए भी कार्रवाई गतिमान है और शीघ्र ही उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस वर्ष हमारे 215 कर्मियों को विशिष्ट कार्य एवं सेवा के लिए महामहिम राष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक के पुलिस पदक सम्मान चिन्हों से भी अलंकृत किया गया है। मेरा हमेशा से आग्रह रहा है कि हम पुलिसकर्मी आधुनिक प्रशिक्षण से लैस हों, जिससे वे और अधिक विश्वास और संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा कर सकें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इसके लिए हमारी सरकार पुलिसकर्मियों को कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में भी लगातार काम कर रही है। हम जहां एक और प्रशिक्षण संस्थानों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं पीटीसी नरेंद्रनगर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पुलिसकर्मियों को देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में भी भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, अब पुलिसकर्मियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें इन सुविधाओं का लाभ समय पर और सुगमता से आसानी से मिल सके। हमारी सरकार ने आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए STRF की एक नई कंपनी की भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पुलिस उपाध्यक्ष सीधी भर्ती के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को वर्तमान में पीटीसी नरेंद्रनगर में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही उप निरीक्षक के 222 पदों के साथ साथ 2000 सिपाहियों की भर्ती भी प्रक्रियाधीन है। इतना ही नहीं, हमने मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों को सहयोग और संबल प्रदान करने के लिए इस वर्ष मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 136 आश्रित परिवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीवन को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है। साथियों, कई बार हमारे पुलिसकर्मियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
समय निश्चित नहीं होता है, जिससे कई बार उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसलिए उन्हें सही संसाधन समर्थन प्रदान करना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए मैं पुलिस के हमारे उच्च अधिकारियों से, डीजीपी महोदय, अन्य अधिकारियों से सबसे अपील करता हूं कि हमें पुलिस कर्मियों के लिए समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। साथियों, हमारी पुलिस, हमारी सरकार पूरे परिवार की, पुलिस परिवार की भलाई के लिए, उनके उत्थान के, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं आज के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के, कार्मिकों के लिए, जवानों के लिए, उनके कल्याण के लिए निम्न घोषणाएं करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ, जो हमारी इस वर्ष 25 साल हमारे राज्य स्थापना के हो रहे हैं और हम इसको रजत उत्सव के रूप में पूरे राज्य के अंदर कर रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर ये घोषणा करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के समस्त कार्मिकों को एक विशेष रजत जयंती पदक प्रदान किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु, कि अभी हमने कुछ आवासों में धनराशि यहां से उपलब्ध कराई थी, उसके कारण से कुछ हमारा परसेंटेज बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा परसेंटेज और बढ़े। उसके लिए आने वाले समय में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि 3 वर्षों तक दी जाएगी। भवाली, नैनीताल, ढालमल्ला, कांडा, बागेश्वर, नैनीडांडा, धूमाकोट, पौड़ी, घनसाली, टिहरी, सतपुली और पौड़ी में एसडीआरएफ के जवानों के लिए 5 बैरिकों का निर्माण कराया जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पुलिस कल्याण निधि के अंतर्गत वर्तमान में प्रावधानित 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए आगामी 1 वर्ष के लिए 2.5 करोड़ रुपए किया जाएगा। साथियों, हम अपने पुलिस को और अधिक सशक्त, आधुनिक बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। जब मुझे कई बार हमारे पत्रकार साथी भी पूछते हैं कि विकल्प रहित संकल्प, ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प न हो, केवल संकल्प है, उसमें आगे बढ़ना है। उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, यह हमारा संकल्प है। उसी प्रकार उत्तराखंड पुलिस हमारी एक आदर्श पुलिस बने, मित्र पुलिस के साथ साथ हर क्षेत्र दक्ष पुलिस बने, यह हमारा विकल्प रहित संकल्प है। और मुझे पूरा विश्वास है हमें अपने इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी का सहयोग, इसी प्रकार से राज्य की व्यवस्थाओं को संचालित करने में, प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में, कानून व्यवस्था बनाने में इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं अपने शहीद पुलिस कर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद अब सीएम धामी ने मीडिया को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिवस हमें याद दिलाता है कि हम उन वीर जवानों का स्मरण करें जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान हम सभी की सुरक्षा के लिए दिया। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के पुलिसकर्मियों को राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर विशेष पदक दिए जाएंगे। पुलिस आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अब आने वाले 3 सालों में 100 करोड़ प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 5 नए बैरकों का निर्माण किया जाएगा और राज्य में विभिन्न जिलों में एसडीआरएफ के जवानों के लिए विशेष इंतजाम है। अब पुलिस कल्याण निधि में 2.5 करोड़ से बढ़ाकर इसे 4.5 करोड़ आगामी 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। व्यवस्था को बनाने के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सभी को नमन करता हूँ, उन सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। साथ ही उनके पारिवारिक जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की व्यवस्था के लिए अपने पारिवारिक जनों की आहुति दी है, देश के लिए अर्पित किया है। और ये दिवस हम सबको ये स्मरण कराता है कि हम उन वीर जवानों का स्मरण करें जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान हम सब की सुरक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए दिया है। तो उत्तराखंड के अंदर भी हमारे 4 पुलिस के जवान, पुलिस के कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है उनके कल्याण के लिए। हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर
उनके साथ हैं पूरी सरकार, पूरी पुलिस की व्यवस्था कि उनके परिवारों का कल्याण, उनकी सहायता के लिए हम तत्पर रहें, खड़े रहें। और साथ ही पुलिस के जो हमारे पुलिस व्यवस्था है, उस पुलिस व्यवस्था में अनेक प्रकार की चुनौतियां भी हैं, आवास बहुत दूर भी होते हैं, कई बार आना जाना पड़ता है, ड्यूटी बहुत कठिन है। जब चार धाम यात्रा भी होती है, आपदा की स्थिति भी होती है, कांवड़ यात्रा होती है, अनेक हमारे जो विशिष्ट जन हैं, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, जैसे इस वर्ष हमने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया, इन्वेस्टर समिट की, G20 के कार्यक्रम हमारे राज्य के अंदर हुए। आपदा की स्थिति में भी हमारी पुलिस को तत्परता से काम करना पड़ा। ऐसे समय में निश्चित रूप से उनके अच्छे आवास होने चाहिए, उनकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैंने घोषणा करी है कि आगामी 3 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि पुलिस के आवास बनाने के लिए दी जाएगी। पुलिस के जवानों को, जहाँ साइबर भी एक बड़ी चुनौती है, AI का ज़माना है, इंटरनेट घर घर तक पहुंच चुका है, तो पुलिस को और दक्ष होना चाहिए। इसके लिए जहां राज्य के स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण वो बहुत प्रभावी तरीके से आगे बढ़ेंगे, वहीं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय और जो हमारे अन्य राज्य हैं जो इस क्षेत्र में अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसें कर रहे हैं, उनका भी अनुभव का लाभ लेकर हमारी पुलिस भी उस दिशा में दक्ष हो, ऐसी व्यवस्था हमारी पुलिस के स्तर से भी यहाँ की जाएगी। सर, साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती है राज्य के लिए भी, पुलिस के लिए भी, और इसके लिए बड़े बजट की भी जरूरत होगी और दक्षता की भी जरूरत होगी। इसको लेके क्या कुछ प्लान राज्य सरकार कर दी आगे के लिए? देखिए, ये हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि इस समय साइबर अपराधों का हमें बहुत सामना भी करना पड़ता है, अनेक चुनौतियाँ आती हैं। कई बार ऐसे अपराधी बिल्कुल व्यवस्था को चकमा देने का काम करते हैं। ऐसे में जो भी आवश्यक संसाधन है उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, उसको हम प्राथमिकता से करेंगे। सर, सोशल मीडिया पर लगातार कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, चाहे सरकार हो चाहे पुलिसकर्मी हो, धरना प्रदर्शन पर भी जब होता है तो उसमें भी पुलिस का दुष्प्रचार किया जाता है। किस तरीके से लोगों को चिन्हित कर? देखिए, जो कानूनी व्यवस्था है, चाहे जो भी कानून तोड़ेगा, इस प्रकार की फैब्रिकेटेड चीज़ों में कहीं भी इन्वॉल्व होगा तो काम करेगा। देखिए, जैसा अभी आपको पता ही 21 अक्टूबर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हमारे पुलिस बलों के लिए, जो अर्धसैनिक बल है, क्योंकि इस दिन 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में CRS जवान, उन्होंने बहुत बहादुरी से एक असाधारण साहस का परिचय देते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति। और उसी क्रम में आज देश भर में ये दिवस पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने भी वर्ष अपने 4 साथी खोए हैं ड्यूटी के पद पर, तो उनको भी श्रद्धांजलि आज दी गई। और साथ में जो देश भर में एक वर्ष में 186 पुलिसकर्मी जिन्होंने प्राणों को निछावर किया है देश की सेवा में, उनको श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर तीखा हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस आज पूरी तरह से निराश है और मुद्दा विहीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जब आपदा पर चर्चा के लिए कहा गया तो सरकार तैयार थी, लेकिन कांग्रेस ने सदन नहीं चलने दिया क्योंकि उन्हें डर था कि आपदा प्रबंधन में CM धामी की सरकार की बेहतर कार्यशैली उजागर हो जाएगी। देखिए, आज कांग्रेस हताश है, कांग्रेस निराश है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। अभी आपने विधानसभा सत्र में देखा होगा, उन्हें आपदों पर चर्चा कराने के लिए कहा और सरकार जब आप पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई, इन्होंने हाउस दिया कि उनको लगता था कि हम आपदा में चर्चा करेंगे तब उल्टा हम फंस जाएंगे, क्योंकि आपदा में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इतना बेहतर काम किया। चाहे धराली में आपदा आई हो, चाहे थराली में आई हो, चाहे रुद्रप्रयाग में हो, चाहे श्रीनगर में हो, चाहे बागेश्वर में हो, चाहे चमोली में हो, चाहे हाल ही में
मसूरी से वो मुख्यमंत्री जी मौके पर थे, उस क्षेत्र के विधायक मंत्री मौके पर थे। उनको लगता था यहाँ उल्टे हम फंस जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के जब 2013 में आपदा आई थी तो 3 दिन के बाद जागी थी। फिर उन्होंने सोचा कि हम जो हमारे बच्चे हैं, जो बाहर के हैं, जिनकी वास्तव में जीवन मांग थी, और उनके कंधे पर बंदूक रखकर उनके कंधे पर सवार होकर राजनीति करने की कोशिश की, वहां भी उनकी हवा निकल। हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी अब कांग्रेस पर बोला है। अब ऐसे में बिहार से जो सूचनाएं आ रही हैं वह कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं है। ये कहते हुए विनोद चमोली नजर आए। उन्होंने कहा कि जो सारा महागठबंधन के अंदर टूटने की स्थिति बन चुकी है, उससे साफ है कि सब मिलकर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का जो सपना दिख रहे थे वो बिखरता नजर आ रहा है। चमोली ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी अब कांग्रेस से अलग रास्ता ढूंढ रही है, जबकि प्रशांत किशोर भी अलग मोर्चा संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में बीजेपी के वोटों का विभाजन नहीं बल्कि विपक्ष के वोटों का बिखराव हो रहा है। हो रही है। देखिए, जब से 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया, ये कोई आज नई बात नहीं है। धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है, और हमने चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, हम लोगों ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो हाल की घटनाएं हुई हैं, जब से ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ और जिस तरह से अमेरिका का रुख देखने में मिला, पूरे विश्व के अंदर एक लड़ाई आर्थिकी को लेकर चल रही है, तो भारत को और तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए इसको एक आंदोलन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, और हम जगह जगह इसके अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जगह जगह इसके सम्मेलन कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को भी हमने इस काम में लगाया। बाकायदा एक पार्टी का बड़ा कार्यक्रम हमने इसको बनाया है, ताकि पूरे देश के अंदर वोकल फॉर लोकल जो हमारा मंत्र है, उसको लेकर हम आगे बढ़ सके। आने वाले समय में पूरी दुनिया के अंदर वही सिरमौर होगा जो आत्मनिर्भर होगा, और भारतवर्ष धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। वो हमारा अभियान बहुत तेजी से आगे चल रहा है, और मैं इससे दीपावली पे मैंने उसका। अब इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय अपनी ही आंतरिक मतभेदों से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि करण माहरा के कंधों पर जब से कांग्रेस की कमान आई है, तब से वो पार्टी के भीतर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि करण माहरा इन अंदरूनी कलहों से ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि कांग्रेस के जो भी गंभीर और प्रदेश हित चिंतक लोग रहे हैं वो अब पार्टी में अपेक्षित हो चुके हैं। बात है, मुझे आदरणीय करण महाराज जी को, क्योंकि उनके कंधों पर कांग्रेस पार्टी की कमान है, और उनको रात को शायद नींद भी नहीं आती होगी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में उनके विरोध में किस तरह से लोग खड़े हैं। हर दिन एक नया शिगुफा कांग्रेस पार्टी में चल रहा है कि आज प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तित हो रहा है उनका। इसलिए मुझे लगता है इस तरह के शिगुफे छोड़ने में आदरणीय करण महाराज जी मान है, और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में जो अंदर खाने चल रहा है उसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबको मालूम है कि कांग्रेस में जितने भी अच्छे लोग रहे जो कहीं ना कहीं प्रदेश के बारे में चिंता करते थे और प्रदेश या देश के बारे में चिंता करते थे, कहीं ना कहीं अच्छा प्रदेश और देश के बारे में सोचते थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पहले ही तिलांजलि दे दी है। और अभी भी कोई अगर अच्छे लोग बचे होंगे तो निश्चित रूप से वो भी भारतीय जनता पार्टी की में आने वाले हैं। इसलिए उनकी एक घबराहट भरा बयान है। दरपुर के बलखेड़ा गांव से भारतीय किसान संगठन के आवास पर भाभा गुरजंट सिंह और अन्य सेवादार पहुंचे, जहां पंजाब में आई बाढ़ के लिए राहत का सामान लेकर श्रद्धालु गदरपुर से रवाना हुए हैं। इस मौके पर बोलते हुए भारतीय सिख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने कहा है कि 6 ट्रैक्टर पंजाब के लोगों के लिए लाए गए हैं। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।